DPP1 के डाउट बताओ, किया था लोगों ने पूरा कल के पेपर में। DPP बनाएगा पूरा बायोमॉलिक्यूल का, जरूरी उसमें सेम क्वेश्चन आएगा, पर वैसे ही क्वेश्चन। तो जो भी आपके डाउट हो DPP1 में कोई भी 38 तो क्या ये 38 में प्रूव द नंबर। किसी को भी अगर आपको किसी से भी डिविजिबल प्रूव करना तो क्या प्रूव करना? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मुझे प्रूव करने की कुछ भी डिविजिबल बाय k, तो आप क्लास में क्या करोगे? मतलब अगर k से डिविजिबल प्रूव करें तो मैं क्या प्रूव करूं? k का मल्टीपल है, तो मतलब k कॉमन आना चाहिए। तो सेम अगर मुझे प्रूव करना है कि 101 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 10,000, तो एनी हाउ इसको जब मैं सिंपलीफाई करूं तो लास्ट में ऐसा कुछ मुझे दिखना चाहिए, 10,000 का मल्टीपल। m की जगह पर कुछ भी चलेगा, है ना? सिंपल लॉजिक है। तो इससे डिवीजन प्रूव करना तो 10,000 का मल्टीपल लेके आना पड़ेगा। तो आप बाइनोमियल कहाँ यूज कर सकते हो? इसी को जगह यूज करोगे, है ना? और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे, 1 प्लस 100 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1। अरे अब इसका एक्सपांशन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 100 की 0, 1 का पावर कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, 100 का पावर 0। नेक्स्ट टर्म 100 की 1, 100 का पावर 1, 100 की 2, 100 का पावर 2, चलता रहेगा। कहाँ तक? 100 की 100 into 100 रेज़ टू 100 माइनस 1। 100 की 0 is 1, 100 रेज़ टू 0 is also 1। ये पूरा हो गया 1, वो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब जो भी बचा 100 की 1 का आंसर 100 into 100 10,000, और बाकी सब आप देखो तो 10,000 100 का स्क्वायर ही दे देगा आपको। तो तक 100 का क्यूब होगा, 100 रेज़ टू 4 होगा, तो सब में से मिनिमम कितना कॉमन? 10,000 का 10,000 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 100 की 2, है ना, प्लस फिर 100 की 3 into 100 स्क्वायर कॉमन लेते 100 बाकी भी होगा, फिर लास्ट में 100 रेज़ टू पावर 90, 100 रेज़ टू 2 बाहर ले लिया, ये तो 1 है। तो 100 का 10,000 का मल्टीपल आ गया, तो हो गया डिविजिबल बाय 10,000। ये जितने भी क्वेश्चन है 36, 37, 38, 39 सबको करने का एक ही तरीका है। जैसे 36 में क्या करोगे? 36 में क्या करोगे? 2 रेज़ टू 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। और बाइनोमियल कहाँ लगाओगे? 2 रेज़ टू 3n है, 2 रेज़ टू 3n को क्या लिख सकते हो? 8 रेज़ टू n, और 8 रेज़ टू n को क्या लिख लोगे? 1 प्लस 7 रेज़ टू n। इसमें सब फिर लास्ट में 49 कॉमन आ जाना है, सही है ना? फिर देखो जो नहीं करना हो 24 प्रूव दैट किसका जनरल टर्म चाहिए हमें? 1 प्लस x रेज़ टू 2n का। इसका जनरल टर्म क्या होगा ये बताओ? 2nc of r, 2nc of r, 1 का पावर 2n माइनस r इंटू x रेज़ टू r। 1 का पावर 1 ही होगा। किसका कोएफिशिएंट चाहिए? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट फिर आप r को क्या रखोगे? n। तो t of n plus 1 equal to 2n cn into x रेज़ टू n। 1 का लिख नहीं रहा हूँ तो मतलब नहीं। फिर किसका कोएफिशिएंट चाहिए? ये तो ये हो गया 1 प्लस 2n का। फिर दूसरा एक्सपांशन है 1 प्लस x रेज़ टू
2n minus 1, तो इसका डन बैठ जाओ 2n minus 1 e of r 1 नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ देता हूँ x raised to r। अब वापस आपको x raised to n का कोएफिशिएंट दीजिए, वापस r को n रखोगे तो t of n plus 1 equal to 2n minus 1 tn x raised to n। तो यहाँ पर x raised to n का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर x raised to n का कोएफिशिएंट ये है। आपको ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से डबल है ना, बस इतना ही है। तो अब क्या करूंगा मैं, 2n cn को सिंपलीफाई करके इसका डबल प्रूव करना है। 2n cn की फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू अगेन n फैक्टोरियल। ये जो 2n फैक्टोरियल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n इनटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे n फैक्टोरियल को n इनटू n माइनस 1 का फैक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और ये n फैक्टर को कुछ नहीं करता हूँ। तो आप देखोगे तो ये n और ये n बट, और ये जो पूरा है ये वाला पार्ट ये किसका फॉर्मूला बना, देखो जब 2n माइनस 1 cn का बन गया, ये 2n माइनस 1 फैक्टर ऊपर, नीचे r की जगह पर n है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही पाएगा, तो डबल हो गया। आइए में फिर 44 44 थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो क्या है 44 में इसका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x plus a raised to n। तो x plus a raised to n, x plus a raised to n के एक्सपांशन का मुझे बताओ सेकंड टर्म के लिए आप r को क्या रखोगे, सेकंड टर्म के लिए r को क्या रखोगे 1, तो 1 plus 1 इक्वल टू nc1 x का पावर n minus 1 a का पावर, ये आपका सेकंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, r को 2 रखोगे तो क्या होगा nc2 x का पावर n minus 2 into a raised to 2। फोर्थ टर्म के लिए r को 3 रखोगे तो क्या होगा nc3 x का पावर n minus 3 a raised to 3, राइट। और ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, बोला है कि सेकंड टर्म की वैल्यू है 240, थर्ड टर्म की वैल्यू है 720, फिर है 1080। ये आपका तीन रिलेशन है, आपको n चाहिए, x से और a चाहिए। आपको पता है तीन इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सोल्व करना चाहिए, बट जब नॉर्मली आप साइमल्टेनियस सोल्व करते हो क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो, यही करते हो ना। आपको परीक्षा में प्लस माइनस नहीं करना चाहिए क्योंकि फायदा नहीं है। प्लस माइनस इसलिए नहीं करना चाहिए तो जो स्टेटमेंट के खुद मल्टीप्लाई है तीनों टर्म, तो प्लस माइनस करके फायदा नहीं है, तो आपको डिवाइड करना चाहिए। इसमें क्या कर लेते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एक कर लेते हैं, और एक कर लेंगे थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो दो रिलेशन आएंगे हमारे पास। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। सेकंड टर्म कौन है ये, nc2 मींस व्हाट, n minus 1 डिवाइड बाय 2, x का पावर n minus 2 a का पावर 2 डिवाइड बाय nc1 n x का पावर n minus 1 a raised to 1 इस a, और यहाँ पर 720 बाई 2 4 3 24 3 72 हो गया। यहाँ क्या कट हो रहा है देख लेते हैं, n कट a स्क्वायर और a एक ये बाकी रहेगा कहाँ पर, ऊपर एक n minus 1 बाकी रहा, ये a बाकी रहा, x का पावर n minus 2 x का पावर n minus 1, किसका पावर बढ़ा, नीचे या ऊपर, नीचे पर कितना बढ़ा, एक यूनिट बढ़ा, ये n minus 2 है, ये n minus 1 है, तो नीचे के x बाकी रह जाएगा और ये 2 भी बाकी रहेगा, तो ये किसकी बराबर है, 3 के बराबर। ये ठीक है। अब थर्ड डिवाइडेड करके चले जाते हैं, इससे ये डिवाइड करते हैं, n की 3 n minus 1 n minus 2 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1, फिर x का पावर कितना है
n minus 3 a का पावर कितना है 3 होल डिवाइडेड बाय n3 मींस व्हाट n minus 1 डिवाइड बाय 2 into 1 x का पावर n minus 2 into s square and this one is equal to 1080 divided by 720 36 3 जा 108 36 2 जा 70 फिर यहाँ पर देखो a क्यूब बाई a स्क्वायर क्या बचा होगा a यहाँ पर n into n minus 1 2 into 1 ये सब का तो n minus 2 बाकी रह गया डिवाइड बाई 3 आ गया और यहाँ पर देखो x का पावर n minus 2 x का पावर n minus 3 तो ये इससे एक यूनिट ज्यादा है तो नीचे x बाकी रह गया इज इक्वल टू 3/2। अब इन दोनों जो आंसर आए हमारे उसमें आप किसको इक्वेट कर सकते हो तो मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पर एक काम करें अगर ऐसा कि यहाँ पर a बाई x है यहाँ पर भी a बाई x है मैं दोनों a बाई x को इक्वेट कर लेता हूँ यहाँ का a बाई x किसके इक्वल x बाई n माइनस 1 यहाँ पर a बाई x किसके इक्वल 9 बाई ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 दोनों को इक्वेट करते हैं 6 by n minus 1 equal to 9 by twice of n minus 2 ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4n minus 8 equal to 3n minus 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3n इस तरफ ले तो 4n minus 3n n minus 8 उस तरफ ले तो 8 minus 3 5 तो n किसकी इक्वल है 5 n किसकी इक्वल आ गया पहले यहाँ तक समझ आए यहाँ तक बाइनोमियल चला कंसेप्ट खत्म हो बाइनोमियल का जनरेशन का फिर हम सिंपलीफाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई में इससे प्लस माइनस करना मुझे सेंस लगा नहीं तो मैंने डिवाइड कर लिया अब ये जो n की वैल्यू है उसको कोई रिलेशन इसमें पुट कर लेना कोई भी इसमें या इसमें कहीं पर पुट कर लो तो क्या होगा a by x is equal to 6 by n minus 1 is n is 5 so 5 minus 1 is 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो a by x कितना है 3/2 तो व्हाट इज a मतलब a और x के बीच में रिलेशन है राइट ये रिलेशन को इस तीन में से कोई भी एक रिलेशन में पुट कर लेते हैं जब पुट ही करना किसी में करते हैं ना ज्यादा इजी nc1 n कितना आया था 5 तो व्हाट इज 5c1 5x पता नहीं पर n तो पता है 5 minus 1 4 a कितना 3/2x is equal to 240 5 4 जा 240 5 4 जा 20 और फिर 5 8 जा 40 48 है x is to 4 into x is to 5 ये 316 जा 14 16 2 जा 32 किसका पावर 5 होता है 2 का पावर सेम है तो बेस को सेम होना पड़ेगा तो x कितना आ गया 2 अब वो x को 2 रख दिए यहाँ पर तो 2 और 2 कट हुआ तो a कितना आ गया 3 तो आपको x a और n फाइंड कर सकते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा फिर और कोई रह गया हो देखो
ये कोई डीपीपी वन में और अभी पूछ लो मुझे एक एक सम बताओगे मैं वापस बताऊंगा हेल्प की टेस्ट में से ना बिना कर कोई डीपीपी 2 में फिर 12 सम तक आपको वो करना था काफी कुछ हमने डिस्कस किया है डीपीपी 2 का 9 8 तक हो गए थे सारे फिर डीपीपी 2 का x cube minus 1 by x square raised to power n. In the expansion of x cube minus 1 by x square raised to power n where n belongs to natural number, if the sum of the coefficients of x raised to 5 and x raised to 10 is 0. Okay, x raised to 5 x raised to 10 का कोएफिशिएंट है तो पहला स्टेज का जनरल टर्म है इसका जनरल टर्म तो क्या लिखो NC of R n भी नहीं पता इसके साथ भी नहीं पता पर x तो पता है x क्यूब रेज़ टू पावर फिर y मतलब -1 by x स्क्वायर उसका पावर r सारे कांस्टेंट को साथ में करूंगा तो NC of R एक कांस्टेंट है फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट है -1 रेज़ टू पावर तो x का पावर क्या रहेगा 3n -3r -2r ऊपर देगा 3n माइनस करेक्ट अब ये जो x का पावर 3n माइनस 5r है एक बार आपको 3n माइनस 5r की वैल्यू 5 चाहिए तो आपको किसका क्वेश्चन पूछा है x रेज़ टू 5 और x रेज़ टू 10 का अब देखो इसका मतलब है कि 3n माइनस 5r एक बार मुझे क्या चाहिए 5 तो मेरे r की वैल्यू क्या आएगी 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 और एक बार वही 3n माइनस 5 मुझे 10 चाहिए क्योंकि एक बार x का पावर 10 की बात कर रहे हैं तो r की वैल्यू क्या होगी 3n माइनस 10 अपॉन 5 करेक्ट अब वो बोला कि क्वेश्चन में सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 तो x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 10 इज इक्वल टू 0 x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट के लिए r को ये रखना पड़ेगा आपको बाकी सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बस फर्क ये कि बाकी सब में एक ही अननोन होता है r इसमें n भी नहीं करना R तो नहीं पता है बट n भी नहीं पता इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है कि भाई R की वैल्यू एक जैसी अजीब सी आई NC of 3n minus 5 by 5 जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाने वाला है जैसा कि इस पे फोकस करने का मतलब ही नहीं है बट -1 का पावर R क्या होगा 3n minus 5 by 5 कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 10 इस पार की जगह रखना पड़ेगा क्या होगा NC of 3n minus 10 divided by 5 into -1 का पावर 3n minus 10 by 5 और ये आपको 0 दिया हुआ और इस स्टेटमेंट में इसको और इसको हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि एनसीओ कुछ करोगे तो यहाँ पर 2 3 4 कुछ होगा तो कुछ करते हैं ना देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो उस पर फोकस भी मत करो कुछ नहीं होने वाला उसका जो भी काम करने फिर तो ये बचा इस पे काम करना पड़ेगा इस पे क्या काम कर सकता है इसको अलग अलग तो कर सकता हूँ एक बार के लिए जब अलग अलग करोगे तो ये क्या होगा पावर -1 का पावर 3n by 5 3n by 5 -5 by 5 मतलब -1
और माइनस पावर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, तो उस -1/1 डिवाइड मार लिया, समझ आइए स्टेप। प्लस NC ऑफ 3n माइनस 10/5 में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको अगर सेपरेट किया जाए तो -1 का पावर 3n/5 और -10/5 तो -2, वो -2 कहाँ जाएगा, तो -1 का पावर, -1 का स्क्वायर कितना, -1/1 कितना, -1, और ये कॉमन, ये कॉमन है, तो -1 का पावर 3n/5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अगर ये कॉमन ले लिया तो ये बचा होगा और ये माइनस में बचा होगा बस, और ये बचा होगा बट प्लस में बचा होगा, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं ना, ये वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो क्या होगा NCO 3n माइनस 10/5 माइनस NCO 3n माइनस 5/5, और ये सब तो किसकी इक्वल है, तब दो पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, -1 का कोई भी पावर 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होगा नहीं, तो कंपल्सरी इसी को 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना है तो किसको 0 होना पड़ेगा, NCO 3n माइनस 10/5 माइनस NCO 3n माइनस 5/5 इक्वल टू 0, और इसको 0 होने के लिए दोनों सेम होना पड़ेगा, तो NCO 3n माइनस 10/5 is equal to NCO 3n minus 5/5, इक्वालिटी आ गई और C की बात चल रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, इस पर इसका एडिशन n के बराबर होना चाहिए, तो 3n माइनस 10/5 प्लस 3n माइनस 5/5 इक्वल टू n, 5 LCM है, सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3n प्लस 3n 16 हो जाएगा, -10 माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 5n, 5n इस तरफ अगर जाएगा तो 16 माइनस 5n, n इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो n आ जाएगा उसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो r की वैल्यू आते ही फिर वहां पर हम लोग छोड़ ही दे देंगे, इसको कैसे करो, इसको आगे करते जाओ।
हुआ ये देखिए 9th क्वेश्चन देखिए DPP 2 if the coefficient of the r plus 1 then r plus 2 term in the expansion of 1 plus x is 1 plus x is तो n का r टर्म फाइंड करना होगा तो नॉर्मली आप लोग r के मतलब जनरल टर्म आप r क्या रखोगे r minus 1 तो जनरल टर्म क्या होगा NCO r minus 1 x का पावर r minus 1 1 का पावर तो 1 ही होगा फिर r plus 1 टर्म ढूंढना होगा r को r ही रखोगे तो क्या होगा NCO पर x स्क्वायर फिर r plus 2 टर्म ढूंढना होगा तो r को r plus 1 रखोगे तो क्या होगा NCO r plus 1 into x raised to r plus 1 ये सेक्टर r minus 1 टर्म r टर्म सॉरी r टर्म r plus 1 टर्म और r plus 2 टर्म की बात है इनके जो कोएफिशिएंट है वो बोला एपी में in NCO r minus 1 NCO par and NCO par plus 1 are in arithmetic progression एक रिलेशन प्रूव करना n और r के बीच अब यहाँ पर बाइनोमियल खत्म हो गया अब एपी की बात चालू हुई कोई भी तीन टर्म एपी में इसका मतलब क्या होगा सेकंड माइनस फर्स्ट उतना ही होगा जितना थर्ड माइनस लेकिन के ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म अगर मैं ये बोल रहा हूँ NCO par minus NCO par minus 1 equal to NCO par plus 1 minus NCO par तो ये तो फिर डबल हो जाएगा ना तो twice of middle term equal to first term plus third term ये रिलेशन है एपी का आपको फाइनल आंसर में टी के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए तो मुझे इसको टी की फॉर्मूला लगा लेनी पड़ेगी क्या होगा NCO par n factorial divided by r factorial into n minus r factorial NCO par minus 1 n factorial divided by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial NCO par plus 1 n factorial divided by r plus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial ये ठीक है फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा आपको n फैक्टोरियल तो कट होते दिख रहा है फिर हम क्या करते थे सबसे बड़ा टर्म लेते थे आप लोग को ध्यान रखो उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं r minus 1 r plus 1 में बड़ा टर्म तो उसको और सबसे छोटा टर्म तो r फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे r minus 1 r into r minus 1 फैक्टोरियल और r plus 1 को कैसे लिखोगे r plus 1 जिसमें का r फैक्टोरियल कट हो जाएगा एक बार राइट तो क्या बचेगा यहाँ पर r बच जाएगा यहाँ पर ये बढ़ गया होगा और सामने यहाँ पर 1 upon r plus 1 बचेगा into r बचेगा उसके बाद r minus 1 फैक्टोरियल आया होगा ना जो कि दो जगह से कट होगा इसे हो जाए अब ये जो तीन टर्म है n minus r plus 1 और n minus r minus 1 उसमें सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा n minus r minus 1 सबसे बड़ा कौन n minus r plus 1 तो ये उसके बीच वाला n minus r फैक्टर तो n minus r फैक्टर को क्या लिखोगे n minus r into n minus r माइनस 1 फैक्टर जो कर दिया होगा राइट और यहाँ क्या बचा होगा n minus r plus 1 उसके बाद वाला टर्म n minus r और उसके बाद n minus r minus 1 आया होगा जो कर दिया होगा फैक्टोरियल प्रॉब्लम था वो भी कट हो गया कंसेप्ट सारे खत्म पहले बाइनोमियल चला फिर एपी चला तो एक स्टेप तक फिर वो की फॉर्मूला हमने फैक्टोरियल में हटवा दिया अब एलसीएम लेना है तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करोगे पहले इसको ऐसे रख देते हो ट्वाइस ऑफ r into n minus r यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा r plus 1 into r तो r square plus r इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो n square minus nr plus r square plus n minus r तो मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया 10 और होल डिवाइडेड बाय क्या क्या बचा
n minus r plus 1 into n minus r into r plus 1 into r. तो r भी कट, n minus r भी कट। इन दोनों को कहाँ ले जाओगे? सामने। इन दोनों को जब सामने ले जाओगे तो ट्वाइस ऑफ, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो nr प्लस n माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस r प्लस 1। और सामने ये क्या क्या बचा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस r माइनस r कैंसल, n स्क्वायर अकेला है, अकेला छोड़ देते हैं, माइनस nr तो माइनस 2nr, और कौन बच गया? प्लस n बच गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या कट हो रहा है? माइनस r प्लस r स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2nr प्लस 2n माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। सबको साथ ले लेते हैं, ये सबको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 2nr इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस 2nr माइनस 2nr माइनस 4nr n माइनस 2n माइनस n प्लस 2 उस तरफ गया तो माइनस 2। ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कि उनको किस फॉर्म में चाहिए। उनको चाहिए 4r स्क्वायर आ गया, माइनस 2 आ गया, n स्क्वायर आ गया, n इंटू 4r प्लस 1। अच्छा हाँ ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ये n स्क्वायर को पहले रखा, इन दोनों में से माइनस n कॉमन लिया, तो माइनस n कॉमन लो तो ये प्लस हो जाएगा 4r, और ये प्लस n स्क्वायर का माइनस n हो जाएगा। तो ये प्लस 4r स्क्वायर लिखा है और फिर ये माइनस 2 लिखा है, मतलब ऑर्डर बस चेंज करके लिखा है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पर माइनस n कॉमन लिया ना आपने, अच्छा सॉरी यहाँ से माइनस n कॉमन लिया तो 4r प्लस 1, माइनस n कॉमन लिया तो 4r प्लस 1। तो ये आप लोगों को फाइनल स्टेटमेंट हमने शुरू कर दिया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों का डीपीपी 1 में भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 40, बट वो थोड़ा सा सिंपल था, तो उसमें कैसा था कि सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म था तो वेरिएबल नहीं थे, बाकी दोनों कंसेप्ट सेम ही है, वाला 10 11 12 में किसी को डाउट? सेम क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा अपने को। किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x रेज़ टू पावर n का, किसके एक्सपांशन में? 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x रेज़ टू n। पहले अगर ये अलग अलग करूंगा तो 1 के साथ 1 माइनस x रेज़ टू n और x के साथ 1 माइनस x रेज़ टू। जनरल टर्म of 1 minus x raised to n, क्या होगा इसका जनरल टर्म? g of r plus 1 equal to nc of r 1 raised to power n minus r 1 ही हो जाएगा, माइनस x का पावर r, कॉन्स्टेंट साथ में लूंगा तो nc of r माइनस 1 raised to r into x raised to r। ठीक है, किसका कोएफिशिएंट ढूंढने को बोला है? देखो किसका कोएफिशिएंट ढूंढने को बोला है? x रेज़ टू n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, ये जो पहला टर्म है उसमें सिर्फ 1 माइनस x रेज़ टू n है, इसका जनरल टर्म ये है। अगर आपको x रेज़ टू पावर n चाहिए तो आपको क्या रखना है? n, तो आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ncn, जो 1 हो जाता है, माइनस 1 रेज़ टू n। ये फर्स्ट टर्म की बात हुई अभी तक।
इसे भी इसकी बात है। अब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास x का पावर कितना है 1, और अगर आपको x रेज़ टू n चाहिए, ये x रेज़ टू 1 ऑलरेडी है, तो फिर आपको अंदर एक्सपांशन में जिसका जनरल टर्म ये है वहां पर x का पावर क्या चाहिए होगा n-1, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, n-1 होगा तभी तो n हो जाएगा। इस तरह के r को n-1 रखूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा NC ऑफ n-1 इंटू -1 का पावर n-, ये एक्सप्रेशन का क्वेश्चन हो गया। इसको सिंपलीफाई करें, NC ऑफ n-1 को क्या लिख सकते हैं, NC ऑफ n-1 को NC ऑफ r इक्वल टू NC ऑफ n-r की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकते हो NC ऑफ 1 n में से माइनस करोगे तो 1 नहीं तो बचेगा, कौन सी प्रॉपर्टी NC ऑफ r इक्वल टू NC ऑफ, और यहाँ पर अगर पावर को अलग अलग कर लोगे तो -1 का पावर n और -1 का पावर -1, जो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, व्हाट इज -1 रेज़ टू 1, -1 दिस प्लस का माइनस हो गया होगा। नाउ व्हाट इज कॉमन -1 रेज़ टू n, तो क्या रहेगा अंदर 1 माइनस NC1 इज n, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1 रेज़ टू n इनटू 1, ये आंसर। जैसे जब भी मैं ये दो ब्रैकेट को अलग अलग कर लेना चाहिए और सिंपलीफाई करना। फिर 16 बोला ना देखो ना 16 क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन के लिए बच्चा सोचता कैसे क्वेश्चन को देखिए 1 + x + 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब रेज़ टू पावर 4, ये एक एक्सपांशन है, और बाजू में और एक एक्सपांशन है 1 + x + 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू 4, सॉरी 4x रेज़ टू 4 और उसका पावर 4, बहुत सारे टर्म दे दिए, और एक से दो से ज्यादा टर्म है तो हमारे जवाब में एक ही कंसेप्ट आता है मल्टीनोमियल थ्योरम, राइट। और दोनों में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और फिर बोला कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर a है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर b है, तो व्हाट इज a माइनस b, वैसे नहीं है। अगर मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं मल्टीनोमियल को यूज कर सकता हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको करने की जरूरत नहीं, ऐसे बोल रहे ऐसे पता चलेगा कि इसका तो जीरो ही होगा। कैसे, ये पूरा का पूरा चारों के चारों सेम टू सेम यहाँ है, कुछ फर्क नहीं, राइट। अब मुझे बताओ अगर मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट अगर ढूंढना है तो इस पूरे एक्सपांशन में वो किस पे डिपेंडेंट होगा ही, वो कोई काम का ही नहीं होता अगर आपको x क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। किस पे डिपेंडेंट नहीं, किस पे डिपेंडेंट नहीं, 4x⁴ पे भाई x क्यूब तक ही जाना है, x⁴ आपके कोई काम का नहीं है, ये टर्म कोई काम का नहीं। आपको किसी ने किसी को लगता है सर यही काम का, ऐसा नहीं है, x क्यूब भी तो मल्टीप्लाई बाय x क्यूब बनेगा,
ये सारे तो काम के हैं, एक्स क्यूब से छोटे पावर काम के हैं, एक्स क्यूब से बड़े पावर कोई काम के नहीं है। पावर 4 है तो 3 तो नहीं बना सकते आप, पावर बढ़ा सकते हो, पावर कम थोड़ी कर पाओगे आप। तो इसका कि जब इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर यहाँ पर इसी पे डिपेंडेंट है, और ये तो सेम है। तो इसमें इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता होगा वही उस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता होगा, तो दोनों टर्म ही सेम है पूरा का पूरा, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ढूंढूंगा ही नहीं। समझ आया जो बोल रहा हूँ मैं? अगर यहाँ पर कुछ और भी होता तो यहाँ पर 3x क्यूब की जगह जो 2x क्यूब दे देते तो मैं पूरा करता, मुझे करना पड़ता, बट पूरा का पूरा सेम दे रखा है, तो बोलूंगा इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ होगा, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंड अपॉन 4x। तो फिर इसका a जो होगा वही यहाँ पर भी होगा, a और b सेम होने जाता है इन बोथ द एक्सपांशन। तो a और b सेम है तो फिर a माइनस b पक्का है। सिर्फ एक ही रीजन से मुझे पता चल गया क्योंकि पूरा पार्ट सेम दिया, तो उसके बाद का जो टर्म को एक्स क्यूब से ज्यादा है, तो वैसे मेरे लिए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मल्टीनोमियल की हेल्प लेता है, जैसे आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन में लिया होगा, जैसे 12th वाले क्वेश्चन में लिया होगा, एक्स टू 7 का कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए वहां पर आप लोगों ने मल्टीनोमियल की हेल्प लिया होगा, है ना, जनरल टर्म अप्लाई करके, तो इसमें भी करना पड़ता है, पर इसमें नहीं करना पड़ा, किसने दिया। अब देखो जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे कर उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 15 वाला, 13 14 करने का तरीका ही बहुत अलग होता है, मैं बाद में बताता हूँ, पहले जो सेम डिफरेंस को पहले कर लेते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक वैल्यू है जो थोड़ी अजीब की है, 4⁴ -1, और फिर bn करके स्थित दिया है, bn इक्वल टू nc1 प्लस nc2 इंटू a प्लस nc3 इंटू a स्क्वायर। वो b का जो एक्सपांशन आप देख रहे हो तो आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कुछ मिसिंग भी दिख रहा है, और थोड़ा सा एक टर्म को गायब होते भी दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को बता पाए थे इसमें एक टर्म मिसिंग है और एक्सपांशन में एक चीज की प्रॉब्लम नहीं है, MC0 मिसिंग है, और हर टर्म में पावर भी कम है, क्योंकि आपने देखा है नॉर्मल MC1 के साथ a का पावर 1 होता है, फिर a का पावर 2 होता है, एक तो a गायब है और MC0 मिसिंग है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब अगर a से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी a की तरफ कर लो, फिर ये काम हुआ, फिर मैंने देखा भाई MC0 भी मिसिंग है, तो MC0 ऐड किया, सामने MC0 माइनस किया। अब जब इसको देखा तब आपको पता चल होगा किसका एक्सपांशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 प्लस एक्सपांशन है। सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टर्म दिया ही नहीं, इसलिए नहीं दिया जो 1 होगा, और बाकी MC0 की वैल्यू 1, MC0 की वैल्यू 1, राइट। अब ये जो a की वैल्यू दे रहे हैं उसको यहाँ रख देता हूँ, जैसे एक को अगर यहाँ रखूंगा तो इसका -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, फिर रहेगा 4 टू पावर 1/401 का पावर n -1, ये वाला जो बचा था, और एरिया। तो फाइनली फाइंड क्या करना होगा, चेक करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ b ऑफ 2006 माइनस b ऑफ 2000, और फिर bn नाम दिया हुआ है इसको, bn किसके बराबर हो जाएगा, 4 टू पावर n/401 -1 अपॉन n, ये मतलब 4 टू 1/401 -1 है ना, देखा तो bn ये है,
और उस bn की जगह पर हमको क्या चाहिए, b ऑफ 2006, b ऑफ 2006 माइनस b ऑफ 2005। b ऑफ 2006 bn की जगह पर क्या रखोगे, 4/2006 by 401 minus 1 divide by 4/1 by 401 minus 1। जब थोड़ा इजी कर लेंगे क्योंकि a की वैल्यू वापस रखना ही रखना है, तो इसको यही रहने देते हैं, लास्ट में रख देंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा बड़े बड़े। और b ऑफ 2005 क्या होगा, इनकी जगह पर 2005, तो 4/2005 divided by 401 minus 1 whole divided by a, दोनों का एलसीएम सेम है a, तो डिवाइड में तो a ही रहेगा। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, -4 ये -1 प्लस हो गया होगा, तो -1 और +1 कट, तो क्या रहा 4/2006 by 401 minus 4/2005 by 401। इन दोनों में से क्या कॉमन है, किसका पावर बड़ा है, 4/2006 by 401, तो क्या कॉमन लोगे, 4/, छोटा पावर है तो कॉमन लोगे, ये कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2006 में से 2005 कॉमन लिया, 4/1 by 401 तो रहेगा ही ना, तो ये -1 डिवाइड बाई a, ये तो खुद एक ही वैल्यू है, तो ये तो कर दिया, और 2005/401 डिवाइड हो जाएगा 2005/401 5, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5, तो 4/5 बच गया, 4/5 2/10 2/10 इज 1/1। इस पूरे क्वेश्चन का मेन है यहाँ पर समझ आना एक a मिसिंग था मल्टीप्लाई में, एक NC 0 गायब। is 70। क्वेश्चन पे आप अगर रीड करोगे, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होते हैं उन सब का एडिशन फाइंड करके देना। तो पहले तो इसका जब आप एक्सपांशन करोगे, तो x/2001 को तो कुछ कर नहीं सकते, इसका एक्सपांशन करोगे आप, तो पहला टर्म क्या होगा 2001 0 1/2 का पावर 2001 इंटू कहाँ पर 1/2 का हायर पावर आएगा, -0 तो 0 होगा,
इंटू माइनस एक्स का पावर 0, करेक्ट। उसके बाद का टर्म प्लस नहीं होगा, यदि यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस होगा ना, जिसमें माइनस है। तो दूसरा टर्म माइनस 2001 C1 इंटू 1/2 रेज़ टू 2000 इंटू एक्स रेज़ टू 1। ऐसे एक्स का पावर इंक्रीज होते जाएगी। लास्ट में जब पहुंचोगे तो सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि सारे टर्म को लेके नहीं पाएंगे। 2001 0 2001 प्लस में होगा माइनस में होगा, माइनस किसमें होगा, माइनस में होगा। ओड वाला टर्म नेगेटिव में होगा। 1/2 का पावर 0 और x का पावर 2000, ये होगा कॉरेस्पॉन्ड। अच्छा, इसके पहले का टर्म कौन होगा, सेकंड लास्ट क्या होगा, 2000 प्लस 2001 2000 इंटू 1/2 रेज़ टू 1 और x का पावर 2000। और इसे पूरे एक्सपांशन का टोटल कितना टर्म, 2002। इसकी वैल्यू 2001 ऑफ 2001 1/2 रेज़ टू 0, तो रहेगा क्या, कौन सी साइन के साथ, तो माइनस एक्स रेज़ टू 2001 यहाँ पर प्लस एक्स रेज़ टू 2001। अब जो टर्म जो है आपके पास सीरीज बन गया है, तो जो भी इक्वेशन आपको दिख रहा है उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, इसके कितने रूट्स होंगे, कितना पावर, तो उसमें रूट्स होते हैं, तो कितने रूट्स होंगे, तो सारे 2000 रूट्स का एडिशन। सम ऑफ ऑल द रूट्स, और किसी भी पॉलिनोमियल का, ये सेम समझते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स हमेशा किसके इक्वल होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स किसके, भाई अगर आपको बोले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0, तो इसके 3 रूट्स होंगे, और तीनों रूट का एडिशन कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर ये 3 रूट है तो तीनों का एडिशन कितना, दो लोग की जोड़ी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर, c/n। 3 की जोड़ी अल्फा बीटा गामा किसके बराबर, माइनस c/n। ऑल्टरनेट साइन चलते जाता है, ऐसा हर एक में आप ले होता है, ऐसा कि क्यूबिक में आप ले हो रहा है, तो 30 का होगा तो भी ऐसे ही होता है, पहले सिंगल का एडिशन, फिर दो की जोड़ी का एडिशन, फिर 3 की जोड़ी का एडिशन, फिर 4 की जोड़ी का एडिशन, जहां तक आपको जाना है। तो यहाँ पर 2000 रूट्स है, पता नहीं क्या मिलेगा, और वो मिले आप कैसे फाइंड कर सकते, एक भी तो नहीं पता, और पता लगे तो कैसे 2000 रूट्स निकालते हैं। उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने क्या पूछा, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हम लोगों को पता है कि माइनस b/a होता है, इनको कुछ में b मतलब कौन होता है, सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, और a मतलब हाईएस्ट पावर, फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर इसमें कौन है, यही है। तो मुझे नीचे तो a पता है, 2001 c of 2000, 2001 c of 2000 is 2001 c1, सही है, और 2001 c1 is 2001 into 1/2, है ना, 1/2 to 1 भी तो आएगा, ये a हुआ। b मतलब आपने बोला सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, सेकंड हाईएस्ट पावर कौन होगा, x रेज़ टू पावर 1999, मतलब इसके पहले का टर्म, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। इसके पहले का टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2001 0 1999 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू x का पावर 1999, ये आपका b की वैल्यू होगी। अच्छा, माइनस क्यों आया होगा, ऑल्टरनेट साइन चल रहा था, प्लस तो उसके पहले माइनस होगा, वो वाला माइनस और माइनस b/a का माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2001
P of 1999 2001 C2 into 1/2 का स्क्वायर। तो एक बार ये 1/2 गया कर 2001 C2 का कैसे सोल्व करोगे? 2001 into 2000 divided by 2 into ये 2001 5 into ये 1/2 का भी 2 आ गया हुआ, ये और ये 2000 divided by 4। तो एक्सेप्टर बाइनोमियल है, उसके बाद फिर वो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स माइनस b by a। where b is the second highest power coefficient and a is the highest power coefficient। ये वाला कंसेप्ट अगर भूल गए हो तो वापस ध्यान में रखिए। और एक मैं आप लोगों को फाउंडेशन की चीज पूछता हूँ, आप लोगों को पता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 छोटा ही रहता है, एक्स क्यूब का इक्वेशन आएगा है ना। सबसे हाईएस्ट पावर कितना होगा इसमें? एक्स क्यूब, उस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा?
सीधी बात है 1 बाई हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना होगा 1, तो कुछ सोचना ही कहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा विदाउट एक्सपांशन, भाई एक्सपांशन पूरा ब्रैकेट ओपन करूं फिर बता करूं वो तो कर ही लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या होगा 3, तो नहीं पता भी सोच लो। जो सेकंड हाईएस्ट पावर होता नहीं तो 3 ही ब्रैकेट होता तो 300 ब्रैकेट भी होता। जो सेकंड हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा आपके रूट्स के एडिशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपके? इसके रूट्स कौन से होंगे 1 2 3, राइट। तो उसका एडिशन कितना देगा 6, एडिशन कितना देगा 6, और माइनस में तो माइनस -5 -2 आपको चेक भी करवा देता हूँ फिर। और वैसे सेकंड थर्ड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आपको थर्ड हाईएस्ट पावर तक तो पता होना चाहिए कैसे प्रोसीडिंग होते हैं कैसे कंसेप्ट लगता है। हाईएस्ट पावर का हमेशा 1 होगा, सेकंड हाईएस्ट पावर का हमेशा उसके रूट्स के एडिशन के बराबर होगा। सारे प्लस होंगे +1 +2 +3 तो +6 आता है, माइनस है तो -6 आ रहा है, राइट। थर्ड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x वो हमेशा उनका पेयर के एडिशन के बराबर होगा। पेयर का एडिशन मतलब जैसे 1 2 3 रूट है ना आपके, तो 1 × 2 का पेयर, 2 × 3 का पेयर, 1 × 3 का पेयर, तीन ही तो पेयर बनेगी, उसके एडिशन के बराबर होगा। कितना हो रहा है ये 2 + 6 + 3। अब आप एक बार करके देखो, इस पूरे का ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा ये x² - 3x + 2, इसके साथ मल्टीप्लाई x - 3 के साथ x² × x x³ -3 × x² -3x² और ये -3x × x तो वापस -3x, -3x² -3x -3x × -3 +9x और +2x और बाकी कांस्टेंट जैसा माइनस। तो देखो तो थर्ड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 11 आ गया, सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट उनके जितने भी रूट्स उसके एडिशन के बराबर आ गया, और थर्ड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हमेशा किसके बराबर होता है सम ऑफ पेयर्स के बराबर होता है, राइट। तो आप क्या याद रखोगे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको तो जनरल है क्या याद रखना है, क्या ध्यान होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ highest power of x is always 1. Coefficient of second highest power of x is equal to plus or minus और कोई एक ही होगा, या तो प्लस माइनस, तो डिपेंड कि आपको दिया कैसे है सम ऑफ रूट्स and coefficient of third highest power of x is equal to sum of pairs of roots. Sum of pairs of roots. ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और किसी भी एक बार यहाँ पर लिखना, किसी भी पेयर्स का अगर आपको एडिशन करना हो, ये तो मैंने मैन्युअली करके आपको दिखाया, थोड़े ज्यादा होंगे तो मैन्युअली करने में टाइम लगेगा, उसका भी पैटर्न है, उसका भी आंसर कैसे चलता है, उसका आंसर चलता है हमेशा सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसका मतलब समझाता हूँ। सिग्मा n मतलब सिग्मा सबको समझ आता है, सिग्मा मतलब सबका एडिशन, किसका एडिशन, सिग्मा n मतलब सारे रूट्स का एडिशन। जैसे इसमें रूट्स कौन कौन से 1 2 3, उसका एडिशन 1 + 2 + 3 6 का स्क्वायर 36। इस बार इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर एडिशन करने के बाद स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद एडिशन करना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हुआ, यहाँ पर स्क्वायर पहले करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 14, 36 - 14
22/2 राइट। अब बोलो तो सर यहाँ पर भी तो कैलकुलेशन ही करना पड़ रहा है 1 + 2 + 3, पर इसकी तो फॉर्मूला होती है ना, आपको याद होगा तो सिग्मा n की तो फॉर्मूला आपको पता है n × n + 1/2। सारे नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होता है n × n + 1/2। सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला में PNC के टाइम पर बताया था, क्या है याद है, n n + 1 2n + 1 तो फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर जरूरत पड़े। तो ये एक नंबर सिस्टम का या पॉलिनोमियल का कंसेप्ट होता है जो आप ध्यान में रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे यहाँ जरूरत दिख गई 90%। एक होता है लिखना और एक होता है समझ के लिखना, और फिर वो समझने के बाद एक होता है याद रखी रखना। अपने को समझ के लिखना भी और उसको याद भी रखना है ना। और ये सब लिखते कहाँ हो आप लोग, कहाँ पर लिखते हो, कंसेप्ट नोटबुक है ना। वरना ये रफ बुक में लिखोगे तो रफ बुक तो गायब हो जाएंगे, या नहीं भी गायब होंगे तो मिलेंगे नहीं फिर ढूंढते समय। ये सारे कंसेप्ट होंगे, जो कंसेप्ट नोटबुक आपको पहले बनाने को बोला तो उसमें लिखने हैं आपको सारे जो। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ 19 क्वेश्चन। और वो 19 क्वेश्चन में आपको कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं, कितने नंबर का मल्टीप्लाई दिख रहा है, 50 दिखा, लास्ट ऑफ 50 स्क्वायर तक चला गया। तो 50 टर्म का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 50। इसमें 3 टर्म थे, x क्यूब तक गया तो 3 ब्रैकेट, तो उसमें 50 ब्रैकेट है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो वे तो पूछेंगे नहीं थोड़ी पूछेंगे। तो उन्होंने पूछा x⁴9, मतलब कौन सा हुआ, सेकंड हाईएस्ट पावर। उसका क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और उसमें रूट्स कौन है, उसमें क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴9। तो हमें पता चल गया भाई, और माइनस में सारे, तो माइनस ऑफ रूट कौन, पहले का रूट c1/c0। बता बोलते c1 क्या होता है, n दिया नहीं है, वो n नहीं दिया तो नीचे बोला हुआ है c ऑफ r का मतलब क्या दे रखा उन्होंने, 50 दिया, वो हर बार 50 ना लिखना पड़े तो उन्होंने लिखा नहीं है। तो वैसे वो है क्या, 50c1 डिवाइडेड बाई 50c2। उसके बाद का रूट कौन से दे रखे हैं, 2² इंटू 50c2 अपॉन 50c1। फिर क्या दे रखा है, 3² इंटू 50c3 अपॉन 50c2। और फिर लास्ट में क्या दे रखा है, 50² इंटू 50c50 डिवाइडेड बाई 50c49।
ये करके पता तो बाकी सिंपलीफाई आप बोलोगे फिर इतना बड़ा कैसे सिंपलीफाई करो, वो पैटर्न बनता होगा, सीधी सी बात है, वरना इतना बड़ा तो कोई भी नहीं सिंपलीफाई कर पाएगा, राइट। वो देखो पैटर्न कैसा बनता है, जैसे 50C1 मतलब कितना 50, 50C1 मतलब कितना 50C0 मतलब 1, तो 50 बचा। 50C2 50 into 49 डिवाइड बाय 2 into 1, और नीचे क्या है 50C1, व्हाट इज 50C1 50, करेक्ट। इनटू में क्या है 2 स्क्वायर भी तो है, इनटू में 2 स्क्वायर भी है, ये 50 50 कैंसल, एक बार 2 भी कैंसल, तो क्या बचा 2 into 49, 2 into 49, यहाँ पर 1 टाइम 50 बचा, फिर 2 टाइम 49 बचा, सही है। तो आपको क्या लग रहा है थर्ड टाइम, वो थर्ड टर्म में क्या आता होगा 3 टाइम 48 आता होगा, फिर 4 टाइम 47, तो वैसे सबसे लास्ट में क्योंकि ये 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, ये 50 49 कम होते जा रहा है, 50 टाइम 1, 50 टाइम 1 आ गया होगा, सही है। अच्छा, इसके पहले कौन होगा 49 टाइम 2, ऐसा होगा ना। आप बस यहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद फिर करने के लिए आपको स्पेशल सीक्वेंस चाहिए होगा, मतलब वो सीक्वेंस एंड सीरीज में चीज पढ़ोगे आप लोग, या फिर चलो मैं एक बार बताने की ट्राई करता हूँ, समझ आ जाए। आप पैटर्न देख लो, फर्स्ट टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड टर्म, अगर मुझे इसको लिखना है पूरे को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ r इंटू 50 माइनस r, फिर r स्टार्ट फ्रॉम 1, और 1 से नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि r 1 से चालू होगा तो यहाँ पर 51 माइनस r कर लेते, तो फिर 1 से चालू कर पाओगे। r1 रखो, ये आएगा, 2 रखो, ये आएगा, 3 रखो, ये आएगा, कहाँ तक जा रहा है 50 से, 50 रखोगे तो ये आएगा, आ रहा है वो पूरी सीरीज को मैंने बस सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। अब वो सिग्मा को अगर ब्रैकेट ओपन करूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर पाऊंगा, इसका कहां करते बैठूंगा, तो हम वापस वही थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे, भाई इसको जनरल टर्म में लिख लिया, सिग्मा को अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ 51r, 51 से तो फर्क पड़ना नहीं है, कांस्टेंट है, 51 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 50 माइनस सिग्मा r स्क्वायर, r स्टार्ट फ्रॉम 1 to 50। अब इसका मतलब समझो, इसका एडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू द, इसकी तो फॉर्मूला सिग्मा की फॉर्मूला क्या होती है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n इसमें 50 होगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर के लिए तो है, आप लोगों ने बताया था क्या था, n into n plus 1 into n plus 1 डिवाइड बाय, करेक्ट, समझ आया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तो पहले तो 51 into 50 by 2 कॉमन है, कॉमन है ना, ये पूरा कॉमन ले लेता हूँ, 51 into 50 by 2, तो अंदर क्या रहेगा 51 माइनस 101 by 3, 2 कॉमन लिया था तो 3 बचा होगा, सही है। एलसीएम लोगे तो माइनस 51 into 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 153 ना, 153 माइनस 101 52 बाई 3, 2
26 जा 52, 3 17 जा 51 है ना। एक बार ये 17 इंटू 50 इंटू 26, 17 इंटू 50 इंटू 26, तो जिनका भी साइलेंट करो। और 26 इंटू 17 आ रहा है 442 इंटू 100/2 कर लेता हूँ तो 44200 डिवाइडेड बाई 2, 22100, 22100। हाँ देखो वही आंसर है, करो तो आएगा 22,100। ये जो मैंने लास्ट में ये जो करवाया ना आप लोग, ये जो किया है वैसे ये सीक्वेंस सीरीज में आप लोग करने वाले हो, बट आई होप कि आपको समझ आएगा कि दोनों फॉर्मूला याद है आपको। तो ठीक है, ये आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो आपको पहले ये याद है। नेक्स्ट देखा तो बाइनोमियल का कुछ कोई काम नहीं है, नहीं तो पूरे बाइनोमियल का तो मैंने कुछ यूज ही नहीं किया है, बट वो C1 C भी रहता है बैठ से बाइनोमियल चैप्टर में सम आ गया है। तो आज 2-3 आप लोगों ने नई नई चीजें देखी होगी, सीखी होगी, तो ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो लास्ट क्लास में हमने एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं बोला था सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं जेडब्ल्यू में, और डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बस मुझे एक बार याद देखना है कि आप लोगों को पता चलता है कि नहीं। आपको बोले 4⁻² 2022 को 15 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर आप लोगों को कुछ दिन की बातें याद है ना तो नोट पेन की जरूरत नहीं है, दिए गए तरीके आपको ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। कितना आएगा? अच्छा, जितना टाइम लग रहा है मतलब कुछ गलत देखते हो, क्योंकि इसमें टाइम ही मेरा दिया ही नहीं मैंने। आप मुझे बताओ क्या बोला था मैंने, आप मेरे को याद करो। उसको आपको बेस को जिससे आप डिवाइड कर दो वो या तो उसका मल्टीपल लाने को बोला था, और दूसरा टर्म इज पॉसिबल 1 लिख लेना, बीच में प्लस माइनस मतलब नहीं। तो मुझे बताओ 4 को तो 15 में नहीं कन्वर्ट कर पाओ, 4 का ऐसा कोई पावर है जो 15 के आसपास में है, स्क्वायर मतलब 16। तो आपने इसको क्या लिखा? 16 रेज़ टू पावर 2000, सॉरी 1011 लिखा होगा सबने, इतना कर लिया तो हो गया खत्म। फिर तो सामने बचा ही क्या, इतना ही तो था। अगर 16 को क्या लिखा? 15 + 1। तो जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो हर टर्म में 15 होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। 15 तो 2011 से चालू होगा, डिक्रीज होता है तो सेकंड लास्ट टर्म तक तो 15 रहेगा ही ना, इसमें 15 नहीं होगा। तो बाकी सारे टर्म तो 15 से डिवाइड होंगे, तो रिमाइंडर कितना? 1। लास्ट टर्म 1 है। समझ आया क्या बोला? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बनने चाहिए आप लोग।
मुझे लग रहा है आपको चूज समझ आया किस पूछ रहा हूँ। तो इसका एक्सपांशन को तो हर एक में 15 आएगा ना। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा इसका बताओ। 10 1011 0,000 into 15 raised to 1 into 1 raised to power 1000 plus 1011 1011 C of 1011 into 15 का power 0 into 1 का power 1011 सही है। तो इससे पहले भी तो 15 तो होगा हर एक में, तो वो जितने भी टर्म होंगे वो सब 15 से मल्टीपल नहीं होंगे, तो सब 15 से डिवाइड होंगे, रिमाइंडर से यही होना चाहिए। ये बात है। हम कन्वर्टिव भी ऐसे करते हैं, किसी को लास्ट टर्म ही देखना पड़े, तो आगे के टर्म देखने की जरूरत नहीं। क्यों हम 15 या 15 के मल्टीपल में लाने की बातें करते हैं? एटलीस्ट आपको बाकी के टर्म देखना ही नहीं है, जो लास्ट टर्म बचा हुआ आपका रिमाइंडर है। बस वो नेगेटिव में आ गया, सपोज ये माइनस बना तो भी क्या करता, सपोज ये माइनस बना तो क्या करता, उसका प्लस 15 करता, जो मैंने बोला था नेगेटिव में नहीं होता रिमाइंडर, राइट। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को अब जो पढ़ोगे नए कंसेप्ट पढ़ोगे भाई, जितना था उसने बताया, तो आपको मेनली वापस DPP1 और DPP2 के जो स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। अब कल की जो टेस्ट होगी, अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास आप लोगों को ऑनलाइन होने वाला है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और जो आप बोलोगे वो मुझे चलेगा। ये तो कल क्लास मॉर्निंग में सर की 9 o'clock से ऐसा कुछ 8 to 9:30, तो हम उसके बाद 10 o'clock से रख सकते हैं, या तो फिर आप बोलोगे कि सर कल नहीं रख के संडे रख दो, तो भी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मतलब क्लास के बाद आप लोग आके कल टेस्ट दे दो, तो आफ्टरनून के बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। तो कल आफ्टरनून के बाद का पूरा टाइम और संडे का पूरा टाइम जो भी आप लोग को बैकलॉग हो गया होगा, कुछ तो हो ही गया होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा पूरा 1.5 डे चलेगा। फिर तो वो 10 o'clock कर देगा, पहुंच जाओगे सब लोग जो दूर रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या करने सबको पता है, सबका अलग पेपर आएगा। मैंने जो फोकस बोला है वही आप लोग करोगे, कल के क्लास टेस्ट में कुछ अच्छे मार्क्स आए सकते हैं।